गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटी में भी हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं और आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 112 तक जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है हमारे संविधान में उसके बारे में बात कर चुके हैं। जो अनुच्छेद 112 है वो वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात करता है। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात करता है। 112 जिसको हम लोग आमतौर पर बोलचाल की भाषा में बजट बोलते हैं। लेकिन याद रखना ये है कि जो बजट शब्द है ये हमारे संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। बजट शब्द का हमारे संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो हर साल पेश किया जाता है वो अनुच्छेद 112 के तहत किया जाता है। ठीक है, अब अगला आर्टिकल लिखेंगे। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध आर्टिकल 117। वित्त विधेयकों के बारे में वित्त विधेयकों के बारे में वित्त विधेयकों के बारे में उपबंध या विशेष उपबंध लिख सकते हैं। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध आर्टिकल 117। आर्टिकल 117 विशेष उपबंध अनुच्छेद 117। ये उतना जरूरी नहीं याद रखना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 112 और आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 तो बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 117 लिखे। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। ठीक है, अब आर्टिकल 123 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 123। आर्टिकल 123 देखिए, इसका उपयोग कब होता है? जब हमारा संसद का सत्र नहीं चल हो रहा होता है। जब हमारा संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं विश्रांत काल। संसद का विश्रांत काल। संसद का विश्रांत काल। विश्रांत मतलब विश्राम कर रहा होता है। ठीक है, तो लिखिए अनुच्छेद 123 के अंतर्गत संसद के विश्रांत काल के समय संसद के विश्रांत काल के समय राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संसद के विश्रांत काल के समय या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं विश्रांत काल। दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं संसद के विश्रांत काल में संसद के विश्रांत काल में एक ही बात है, दूसरे रूप में लिखवा रहे हैं। संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की अध्यादेश प्रख्यापित करने की अध्यादेश प्रख्यापित करने की, क्योंकि यही शब्द लिखा हुआ आएगा एग्जाम में। अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति।
राष्ट्रपति की शक्ति कब? जब संसद का सेशन नहीं चल रहा होगा तब। विश्रांत काल कब? संसद के विश्रांत काल के समय। अनुच्छेद 123 बहुत बार आ चुका है। जितना स्टार लगाना है लगा लीजिए। संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। मतलब जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा कई सारे चीजें लागू कर सकते हैं। ठीक है। संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। हो गया। अब उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन 124 में है। कभी कभी आ जाता है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का गठन। उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन आर्टिकल 124 लिख लिया। एक आर्टिकल है 129। 129 ये भी कई बार देखा गया है, पूछा गया है इसके बारे में कि जो उच्चतम न्यायालय है हम लोगों का वो एक अभिलेखीय न्यायालय है। क्या है? अभिलेखीय न्यायालय। तो लिख लीजिए इसका। उच्चतम न्यायालय का उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय का उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय होना आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 ठीक है। देख लिए। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना आर्टिकल 129। एक है आर्टिकल 137। 137 ये भी लिख लीजिए। आर्टिकल 137 कई बार हम लोग देखते हैं कि कई सारे जो आदेश हैं या निर्णय हैं उनका उच्चतम न्यायालय पुनर्विलोकन करता है, यानी दोबारा से उस पर चर्चा करता है, उस पर बात करता है और उस पर डिसीजन देता है। तो आर्टिकल 137 के तहत ही ये किया जाता है। तो लिखे उच्चतम न्यायालय उच्च उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा
पुनर्विलोकन निर्णयों ऑब्लिक आदेशों का पुनर्विलोकन, मतलब दोबारा से उस पर बात करना। पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन 137 के तहत। ठीक है, हो गया। ठीक, आर्टिकल 139 है, अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 139। इसमें लिखिए, कुछ रीट निकालने की शक्तियों, कुछ रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। कुछ रीट निकालने की शक्तियों को, रीट WRIT, कुछ रीट निकालने की शक्तियों को उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना, यानी दिया जाना। शक्तियों को उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना, प्रदत्त किया जाना। कुछ रीट निकालने की शक्तियों को उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। ठीक, अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको बोलते हैं 143 नंबर का, आर्टिकल 143, आर्टिकल 143, इसको स्टार मार्क मारिएगा। आर्टिकल 143, उच्चतम न्यायालय से परामर्श, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। उच्चतम न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की, परामर्श सलाह विचार, परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति चाहे तो किसी विषय पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, और यह आवश्यक नहीं है कि वो जो परामर्श दे उच्चतम न्यायालय उसको हम माने ही, परामर्श ले सकते हैं, मानना ना मानना राष्ट्रपति के हाथ में। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। क्लियर? आर्टिकल 147, निर्वाचन, निर्वचन, निर्वचन। आर्टिकल 147 बात करता है निर्वचन का। तो इतना हम लोग बात कर चुके। आर्टिकल 124, 129, 137, 139 और 143। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़े उसमें 123 का जो आर्टिकल है, संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम एक बार रिकैप कर देते हैं सब A to Z। आर्टिकल 1 से लेकर के
143 तक। 147 में निर्वसन है, वो करने की जरूरत नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या बात किए थे, भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक जो नंबर 1 आर्टिकल है, आर्टिकल 1, वो कहता है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1। फिर चूंकि हम लोग इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। वर्तमान राज्यों के नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, आर्टिकल 3 के तहत। फिर आर्टिकल 13 का हम लोगों ने बात किया, लेकिन एक पॉइंट जो है आर्टिकल 13 से पहले याद रखने का, वो है सिटीजनशिप का। क्वेश्चन आता है कि सिटीजनशिप आर्टिकल कहां से कहां तक है। तो सिटीजनशिप जो होता है, नागरिकता होता है, वो भाग 2 में है। नागरिकता किसमें है? भाग 2 में है। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता के बारे में वर्णन हम लिख दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता, भाग 2। तो अगर पूछे कि भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता है। कौन से आर्टिकल तक है? तो 5 से लेकर के 11 तक है, ठीक है। भाग 3 में हम लोगों के पास मूल अधिकार है। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। कौन कौन सा मूल अधिकार है, किस किस प्रकार से बात करते हैं, इसके बारे में अलग अलग आर्टिकल दिया हुआ है। तो इसमें हम लोगों को याद रखना है सिर्फ भाग 3 के लिए कि जो आर्टिकल 12 है उसमें मूल अधिकार का डिफिनेशन दिया हुआ है। आर्टिकल 12 में क्या दिया हुआ है? मूल अधिकार का डिफिनेशन, परिभाषा। और आर्टिकल 13 में है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। मूल अधिकारों से असंगत, मूल अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाली विधियां। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, ठीक है। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया बात? भाग 1 हम लोग संघ और उनका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन करते हैं, आर्टिकल 1 से 4 तक में। आर्टिकल 1 संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 3 जो हमारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के बारे में बात करता है, ठीक है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। भाग 2 में जो आर्टिकल है वो है 5 से लेकर के 11 तक। भाग 2 में आर्टिकल कहाँ 5 से लेकर 11 तक, ठीक है। 5 से लेकर के 11 तक में हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। फिर भाग 3 में हम लोगों को मूल अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35। तो आर्टिकल 12 में मूल अधिकार का डिफिनेशन दिया हुआ है, और आगे चल करके कौन कौन सा मूल अधिकार है, क्या क्या है, उसके बारे में अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है। तो जो मूल अधिकार का इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। एक है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 के अंतर्गत है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता मतलब क्या? विधि के समक्ष समानता मतलब कानून की नजरों में सभी समान है। और आर्टिकल 16 लिखना, याद रखना है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। और अनुच्छेद जो 17 है, अस्पृश्यता का अंत, न जाने कितनी बार पूछ चुका है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, ठीक। फिर आर्टिकल 19 में है वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। जो बोलने की स्वतंत्रता है, वाक मतलब बोलना, तो बोलने की स्वतंत्रता के बारे में जो कुछ अधिकार हैं उनका संरक्षण के बारे में बात कौन करता है? आर्टिकल 19। आर्टिकल 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 19 में बोलने की स्वतंत्रता और 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। उसके बाद जब फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था तो उसमें आर्टिकल 21 का ए जोड़ा गया। आर्टिकल 21 का ए, या उसको हम ये बोल सकते हैं अनुच्छेद 21 का क। इसमें कहा गया
कि जो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क राज्य को उपलब्ध कराना होगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा राज्य को उपलब्ध कराना होगा आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है। आर्टिकल 23 क्या कहता है कि मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम पर प्रतिषेध किया गया। आर्टिकल 23 बहुत बार पूछ चुका है। बलात्श्रम, जब बलात्श्रम की बात आएगा तो आर्टिकल 23 और जो नाबालिग बच्चे हैं उनको अगर कारखाना आदि में नियोजित किया जाता है तो उस पर निषेध लगाता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 मानव का दुर्व्यवहार तथा बलात्संग पर प्रतिषेध और आर्टिकल 24 कारखानाओं आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। ठीक है। आर्टिकल 23 और 24 में कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक। अब आइए आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं और उसके अनुरूप आचरण कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता हम लोगों को आर्टिकल 25 देता है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। ठीक। आर्टिकल 26 कहता है जो भी धार्मिक कार्य आप कर रहे हैं तो धार्मिक कार्यों को करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होगी तो आप प्रबंध कर सकते हैं। प्रबंध करने के लिए आप स्वतंत्र हैं आर्टिकल 26 के तहत। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता आर्टिकल 26। ठीक है। अब आर्टिकल 30 में आइए। आर्टिकल 30 ये कहता है जो शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और उस पर प्रशासन कर सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 38 के तहत राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था बनाएगा। जो भी सरकार है, सरकार राज्य मतलब सरकार लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए आवश्यक व्यवस्था बनाएगा। ये आर्टिकल 38 के तहत है। हम लोग जो अभी देख रहे हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत चावल, धान वगैरह कोटा से जो मिलता है तो ये लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था किया गया है सरकार के द्वारा। ठीक है। अनुच्छेद 39 का ए या 39 का यह बोलता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना होगा राज्य। मान लीजिए कि कोई गरीब व्यक्ति है और उसको कानूनी सलाह की आवश्यकता है तो उसे यह राज्य का कर्तव्य होगा कि आप उसे निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाएं। ठीक है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, मतलब सरकार की है, राज्य की है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है। आर्टिकल 44 देखिए, समान नागरिक संहिता है। यहाँ सभी नागरिकों के लिए समान संहिता है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44। आर्टिकल 45 फिर से इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने बात किया था आर्टिकल 21 ए का। आर्टिकल 21 ए में हम लोगों ने बात किया था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है और वो निःशुल्क होनी चाहिए। तो क्या 6 वर्ष से पहले के बच्चों को शिक्षा नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो 6 वर्ष से कम बच्चों, 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए भी निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कराने की व्यवस्था किया गया है आर्टिकल 45 के तहत। आर्टिकल 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। ठीक है। 46 देखिए। आर्टिकल 46 क्या कहता है कि अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी तथा अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना भी राज्य का कर्तव्य है। ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि भी करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसका है? राज्य का है, यानी सरकार। अनुच्छेद 48 बात कीजिए। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि संबंधित और पशुपालन संबंधित जो भी स्कीम्स लाती है सरकार या उसके बारे में जो भी निर्णय लेती है वो आर्टिकल 48 के तहत लेती है। ठीक है। फिर इसमें अमेंडमेंट किया गया 48A और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 48A।
पहले तो वो जब संविधान वाला मूल संविधान बना था उसमें कृषि और पशुपालन का संगठन लिख करके वो छोड़ दिया गया। जब अमेंडमेंट हुआ पहली बार 48A के तहत उसमें जब जोड़ा गया, उसमें कहा कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा करना भी ये कर्तव्य है। पर्यावरण का संरक्षण भी करना है, उसका संवर्धन भी करना है, और जो वन है और वन में रहने वाले जो जीव हैं उनकी रक्षा करना भी, उनकी भी रक्षा भी करना है। ठीक है। फिर आर्टिकल 49 क्या कहता है? आर्टिकल 49 क्या कहता है? आर्टिकल 49 कहता है कि जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, उन राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की, उन राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना भी आवश्यक है। तो आर्टिकल 49 के तहत इसको रखा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किया जाना चाहिए। फिर आर्टिकल 50 में बात की हम लोग। आर्टिकल 50 में क्या बात की? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, आर्टिकल 50। फिर आर्टिकल 51 की बात की। आर्टिकल 51 में क्या था कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। फिर अमेंडमेंट जब हुआ, अनुच्छेद 51 का जब अमेंडमेंट किया गया तो उसमें अनुच्छेद 51 का क जोड़ा गया और 51 के क के तहत मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य को रखा गया। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य को रखा गया 51 के क में। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मूल कर्तव्य किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? जितना इसका लगा सकते हैं। मूल कर्तव्य इस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 51 के क के तहत आता है। और जब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे सारे मूल कर्तव्य एक एक करके बाद में। ठीक है। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति के बारे में वर्णन है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक। आर्टिकल 52 में आर्टिकल 55 कहता है कि राष्ट्रपति अगर होंगे तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या क्या रीतियां होंगी उसके बारे में वर्णन किया गया आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियां, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियां। फिर आर्टिकल 72 में है राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां मिली हुई है, जैसे किसी दंड का क्षमा करना पूर्ण रूप से, या फिर उसका लघुकरण करना, या निलंबन करना, या परिहार करना। इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 72। इसमें स्टार मार्क मारिए। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति। राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति। ठीक है। फिर आर्टिकल 74 में हम लोगों ने बात किया जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनकी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए जो मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है उसके जो हेड होते हैं वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है। आर्टिकल 76 क्या है? आर्टिकल 76 कहता है भारत के महान्यायवादी के बारे में बात। आर्टिकल 76 किसके बारे में बात करता है? भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो शक्ति है आप उसके बारे में जानते हैं कि वो हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, देश के किसी भी न्यायालय में और पार्लियामेंट में जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है। हाँ, हालांकि पार्लियामेंट में जब वोटिंग का व्यवस्था होती है तो वोटिंग करने का उनको अधिकार नहीं होता है, लेकिन वो उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। आर्टिकल 78 है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अब अभी हम लोगों ने बात किया था आर्टिकल 74 का। आर्टिकल 74 में कहा कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो इस मंत्रिपरिषद के हेड कौन हो गए? प्रधानमंत्री। तो अब वो जो मंत्रिपरिषद डिसीजन ले रही है, किसी भी तरह का डिसीजन ले रही है, तो उस डिसीजन को राष्ट्रपति तक पहुंचाना होगा ना। तो उस डिसीजन को राष्ट्रपति तक पहुंचाने के लिए उनको जानकारी देना होगा। तो ये जो जानकारी कौन देंगे? प्रधानमंत्री देंगे। तो प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है? तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं वो आर्टिकल 78 में लिखा होगा। ठीक है। अब आर्टिकल 79 कहता है कि संसद का गठन। आर्टिकल 79 क्या कहता है? संसद का गठन। संसद हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि संसद के 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन मतलब राज्यसभा, निम्न सदन मतलब लोकसभा। तो ये 3 अंग हैं संसद के, राष्ट्रपति, उच्च सदन और निम्न सदन। ठीक है। तो संसद के गठन के बारे में बात करता है आर्टिकल 79।
अब आर्टिकल 85 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आर्टिकल 85 क्या कहता है कि संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में। संसद का सत्र को बुलाया जाएगा, उसका सत्रावसान किया जाएगा, उसका विघटन किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 85 में वर्णन। एक चीज और हम आपको बता दें कि जो संसद है, संसद के दो सदन हैं, कौन? लोकसभा और राज्यसभा। तो जो लोकसभा है हम लोगों का, वो हर 5 साल में ऑटोमेटिक उसमें इलेक्शन होता है, ठीक है, उसका विघटन होता है ऑटोमेटिक। लेकिन कभी कभी क्या ऐसा है कि समय से पहले भी उसको विघटित किया जा सकता है, जब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं रहता है, या फिर यूं कहें कि वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहती है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको समय से पूर्व भी विघटित कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा राज्यसभा है, वो एक ऐसा सदन है जो अस्थाई है, ठीक है। राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। हाँ, उसके कुछ सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, आर्टिकल 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में वर्णन किया गया है। विघटन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का होता है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। आर्टिकल 89 क्या है? आर्टिकल 89 में है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में वर्णन किया गया। राष्ट्रपति, सॉरी, आर्टिकल 89 क्या कहता है? राज्यसभा के एक सभापति होंगे और एक उपसभापति होंगे। और हम आपको बता दें कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। उनको हम लोग पदेन सभापति बोलते हैं, एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन या चेयरमैन, ठीक है। तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, और ये बाय डिफॉल्ट होते हैं। ये मतलब उसके लिए कोई चुनाव वगैरह नहीं होता है, ठीक है। लेकिन उपसभापति के बारे में ऐसा है कि जितने राज्यसभा के सदस्य हैं, उनमें से किसी एक को उपसभापति के रूप में चुना जाता है, ठीक है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 93 की बात कीजिए, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में वर्णन है आर्टिकल 93 में। 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, और आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। देखिए, सभापति और उपसभापति हम लोग उच्च सदन वाले को बोलते हैं, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निम्न सदन के बोलते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष बोलेंगे, वहां सभापति नहीं बोलते, ठीक है। अगर बात करें तो अभी लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिरला जी, ठीक है। अब 93 में तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कर लिए। 94 में क्या है? आर्टिकल 94 में है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, वो इस्तीफा किस तरह से देंगे, उनका पद से किस तरह से हटाया जा सकता है, पद से वो त्याग पत्र भी दे सकते हैं, ठीक है, या किसी और कारण से भी रिक्त हो सकता है, जैसे आकस्मिक निधन हो जाना, ठीक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद का त्याग करना अथवा पद से हटाया जाना, इसके बारे में वर्णन है आर्टिकल 94 में। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, इस्तीफा देना या पद से हटाया जाना, इसके बारे में वर्णन कहा है आर्टिकल 94 में। आर्टिकल 99 में याद कीजिए, आर्टिकल 99 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। आप लोग देखते होंगे कि सभी जब लोकसभा का जब चुनाव होता है, तो सभी सदस्यों को शपथ दिलाया जाता है सबसे पहले। तो ये शपथ और प्रतिज्ञा जो है वो आर्टिकल 99। आर्टिकल 102 में क्या है? जो संसद के सदस्य हैं, उनकी निर्भरताओं के बारे में वर्णन है। आर्टिकल 99 में हमने क्या बात किया? शपथ और प्रतिज्ञा। और संसद के जो सदस्य हैं, उनके निर्भरताओं के बारे में वर्णन है आर्टिकल 102 में। आर्टिकल 102 में संसद के सदस्यों के निर्भरताओं के बारे में वर्णन है। आर्टिकल 107 में जो हमारे विधेयक हैं, उनका पुनः स्थापन या पारित किए जाने का उपबंध है। विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के उपबंध कहाँ है? 107 में। आर्टिकल 108, आइए अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 108 का। 108 क्या बोलता है? आर्टिकल 108, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी विधेयक को लेकर के संसद के दोनों सदनों के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। लोकसभा राज्यसभा से सहमत नहीं है, राज्यसभा लोकसभा से सहमत नहीं है। तो इस परिस्थिति में, और अगर वो विधेयक राष्ट्रपति को लगे कि इम्पोर्टेंट है, इस पर चर्चा होनी चाहिए सभी लोगों के बीच में, ठीक है, और इस पर कुछ एक निर्णय होना चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति अगर चाहें तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं आर्टिकल 108 के तहत। किसी भी
विषय पर गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति अगर चाहें तो संसद के दोनों सदनों अर्थात उच्च सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा यानी निम्न सदन, इन दोनों की संयुक्त बैठक को बुला सकते। ठीक है, आर्टिकल 108 के तहत। अब हमको याद दिला दें, जब कभी भी संयुक्त बैठक होगी लोकसभा और राज्यसभा की, तो उसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष ही करेंगे। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति नहीं करेंगे संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। समझ में आया? लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। आर्टिकल 110 देखिए, आर्टिकल 110 कहता है धन विधेयक की परिभाषा क्या होनी चाहिए। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, और हम आपको याद करवाएं कि जो धन विधेयक का अंतिम निर्णय होता है वो डिसीजन लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं कि ये धन विधेयक है। ठीक है, धन विधेयक का अंतिम निर्णय कौन लेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष लेंगे। आर्टिकल 110। ठीक है, आर्टिकल 112 के बारे में बात कीजिए। आर्टिकल 112 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात करता है। वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में आर्टिकल 112 बात करता है। वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में कौन बात करता है? आर्टिकल 112। और अगर वार्षिक वित्तीय विवरण आप लोग नहीं समझे तो हम लोग बोलचाल की भाषा में इसको बजट बोलते हैं। हमारा बजट खराब हो गया, ठीक है, घर का बजट खराब हो गया या कम हो गया या ज्यादा हो गया, तो इसी तरह से देश का भी बजट होता है। तो हमारा वार्षिक वित्तीय बजट जो हमारे देश का है वो आर्टिकल 112 में उल्लिखित है। आर्टिकल 112 में क्या उल्लिखित है? वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट। लेकिन याद करवाएं हम आपको कि जो ये बजट शब्द है भारत के संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। बजट शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। आर्टिकल 117 याद कीजिए। आर्टिकल 117 कहता है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। जो फाइनेंशियल बिल होते हैं उनके बारे में विशेष उपबंध है आर्टिकल 117 के तहत। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने लिख दिया इसलिए शायद कभी जरूरत पड़े तो आप इसका अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। आर्टिकल 123 क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 हियर वी गो। 1 2 3। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन? राष्ट्र। भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन? राष्ट्र। अब जितने भी देश का कानून वगैरह बन रहा है, देश को कैसे चलाना है, क्या करना है, नहीं करना है, इसके बारे में डिसीजन कौन ले रहा है? संसद। संसद के कितने भाग? 3, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा समय है जिस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा है, हम लोगों ने उसको कहा, क्या कहा? विश्रांत काल। संसद का विश्रांत काल। तो अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है, विश्रांत काल का समय है संसद का, तो ऐसी स्थिति में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि कोई कोई आदेश जारी करना बहुत जरूरी हो गया, कोई नियम बनाना या कानून बनाना बहुत जरूरी हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है कि आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति जब संसद विश्रांत काल में हो तो आर्टिकल 123 में। क्लियर हुआ? अध्यादेश जारी करने का, वो जो भी लिखित वहां से निकाल दिए, वो एक नियम है, वो एक कानून है, और ये अध्यादेश वैलिड होता है। ठीक है, बिल्कुल संसद के कानून की तरह ही वैलिड होता है। और ये अध्यादेश को बाद में क्या होता है, अगर कानून बनाना का जरूरी समझा जाए तो फिर इसको लोकसभा और राज्यसभा से पारित भी कर दिया जाता है बाद में, जब वो संसद का सत्र शुरू होता है तब। ठीक है, और अगर नहीं पारित होता है तो एक समय के बाद वो खत्म कर दिया जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो संसद के विश्रांत काल के समय अध्यादेश जारी करने का जो राष्ट्रपति का शक्ति है, उसके बारे में हम लोगों ने कहाँ सीखा, कहाँ पढ़ा? आर्टिकल 123 में पढ़ा। ठीक है, याद हुआ? आर्टिकल 123 1 2 3 गो। मतलब संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति के हाथ में फुल पावर है, वो अध्यादेश जारी कर सकते। आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और संगठन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और संगठन आर्टिकल 124, और आर्टिकल 129 में है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ये एक बार क्वेश्चन हमने देखा है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। मैथ्स में तो कई बार यूपीएससी में आया हुआ है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना आर्टिकल 129 में वर्णन है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना आर्टिकल 129 में वर्णन। ठीक है, अब कुछ ऐसे निर्णय होते हैं, कुछ आदेश होते हैं जिनको पुनर्विलोकन की आवश्यकता होती है, दोबारा उस पर चर्चा करने की आवश्यकता होती है। तो ये जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। अनुच्छेद 137 के तहत दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय अगर चाहे तो किसी भी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकती है। आर्टिकल 139 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट का रिट जारी करने का अधिकार है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका रिट जो जारी करने का अधिकार है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आएगा? 139 के तहत आएगा। 139 के तहत आएगा। आर्टिकल 139 सुप्रीम कोर्ट का रिट जारी करने का अधिकार, याद है हाई कोर्ट का भी रिट जारी करने का अधिकार है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। आर्टिकल 143 क्या कहता है? 143 ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है अच्छा में। 143 देखिए 123 143 123 143 123 में हमने क्या कहा? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है यानी संसद का विश्रांत काल है तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते। यहाँ भी राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आर्टिकल 143 में क्या? तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि किसी विषय को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेना चाहिए तो ले सकते हैं, ये 143 के साथ। ठीक है। तो 123 और 143 में कंफ्यूजन नहीं होना है। 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसका? राष्ट्रपति का। और किसी विषय पर अगर उन्हें ऐसा लगता है कि सलाह मशविरा करना आवश्यक है किससे? सुप्रीम कोर्ट से, उच्चतम न्यायालय से, तो वो अधिकार उनको 143 देता है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। क्लियर? होप कि आप लोगों को सभी आर्टिकल याद हो गया होगा। इस क्लास का मेरा मुख्य उद्देश्य था कि हम आर्टिकल को, जो मुख्य आर्टिकल है उसको आपको रिपीट करवा दें, रिविजन करवा दें, और एक दो बार क्लास देखिएगा तो मुझे लगता है कि ये सारा आर्टिकल याद होने में दिक्कत नहीं होगा। 1 2 3 हियर वी गो। जब संसद का विश्रांत काल समय होगा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और 143 में हमने क्या बात किया? राष्ट्रपति की ही शक्ति ये भी है 143 में, किस चीज के लिए? कि वो सुप्रीम कोर्ट से चाहे तो सलाह विचार मशविरा दे सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। ठीक है। तो अगर इतने सारे जितने आर्टिकल हैं उसमें अगर हम और भी संक्षिप्त करना चाहें तो आर्टिकल 3, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21 का ए, 23, 24, 38, 40, 39 का ए भी देख लीजिएगा। उसके बाद 45 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, 45, 48 का ए, 48 का ए, 51 का ए। ठीक। उसके बाद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन नीति, क्योंकि हाल में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। और आर्टिकल 72 राष्ट्रपति का क्षमतान की शक्ति। ठीक है। आर्टिकल 72। उसके बाद आप आ सकते हैं आर्टिकल 3 में देख लीजिएगा लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में। और ये आर्टिकल 108 तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है। संयुक्त बैठक 108। उसके बाद 110 धन विधेयक का परिभाषा, अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है। आर्टिकल 1 2 3 और 143 आपको बता ही दिए। इस बीच में आप एक अभिलेख न्यायालय वाला भी याद कर सकते हैं, आर्टिकल 129 का, और रिट जारी करने का अधिकार 139। देखो 129 और 139 दोनों किसके बारे में बात कर रहा है? उच्चतम न्यायालय के। एक में बोल रहा है कि अभिलेख न्यायालय है 129 में, और 139 कहता है कि आप रिट भी जारी कर सकते हैं। कौन? सुप्रीम कोर्ट। 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट भी जारी कर सकते हैं। ठीक है। याद हो गया होगा। पढ़िए आप लोग, रिविजन कीजिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।